Welcome to Exams Course. Well, today we are going to cover On His Blindness Sonnet by John Milton. आज के वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन के द्वारा दिया गया नहीं है। भले ये सोनेट मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये जो लाइन थी यही उनके द्वारा दिया गया टाइटल था। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल जो है वो एक और स्कॉलर टॉमस न्यूटन नाम के उनके द्वारा दिया गया ये टाइटल है। ओके, इस सोनेट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस सोनेट एंड सम थिंग्स अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन फ्रॉम 1608 टू 1674। जैसे कि हमने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन का जो जन्म है, जो बर्थ ईयर है वो 1608 है और जब उनकी डेथ हुई थी तो 1674 में हुई थी। बॉर्न इन ब्रिज स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। उनका जन्म जो है वो ब्रिज स्ट्रीट लंदन में हुआ था 9 दिसंबर 1608 को। वेल नोन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के सबसे जाने माने पोएट माने जाते थे वो। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल वॉज गिवन बाय टॉमस न्यूटन। ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट का, ये दिया गया है टॉमस न्यूटन के द्वारा। ये जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया नहीं है। जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया टाइटल था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो कि इसकी बिगिनिंग लाइन है इस सोनेट की। इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, जब उनकी आई साइट लॉस्ट हो गई थी बहुत ही कम एज में, 44 इयर्स में, उस टाइम पर उनकी इनसाइट तो खो गई थी, उनकी आई साइट तो खो गई थी बट उनकी इनसाइट मैक्सिमम हो गई थी, यानी कि उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो मैक्सिमम हो गई थी। भले ही उन्होंने अपनी आई साइट खो दी लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि मैक्सिमम हो गई थी। प्योरिटन। जैसे कि हम जानते हैं कि मिल्टन एक प्योरिटन थे। प्योरिटन कौन होते हैं? प्योरिटन वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स होते हैं जो कि चर्च को प्योरीफाई करना चाहते थे। यानी कि आप जानते ही हैं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो दो भागों में बटी हुई है, प्रोटेस्टेंट्स में और कैथलिक्स में। जो प्योरिटन होते थे वो प्रोटेस्टेंट्स होते थे उस टाइम पर इंग्लैंड में, जो चर्च को प्योरीफाई करना चाहते थे कैथलिकवाद के जो धार्मिक प्रैक्टिसेस होती थी उनके पहलुओं से को एलिमिनेट करके। यानी कि जो कैथोलिक वाद की कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस चला करती थी चर्च में, उनको हटा करके वो चर्च को प्योरीफाई करना चाहते थे। यानी कि उनके जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी कैथोलिक वाद से। कंपोज्ड एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो। यहाँ पर मिल्टन के कुछ फेमस वर्क्स दे रखे हैं, एल एलिग्रो, एल पेंसिरोसो। कॉमस जो उनका एक मास था बड़ा ही फेमस। लिसिडस जो कि उनकी एक एलिजी थी, यानी कि एक शोक गीत था जो उन्होंने एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा था, 1637 में आया था। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। हिज ग्रेट एपिक पोएम्स पैराडाइज लॉस्ट 1667। उनका एक बहुत ही महान ग्रंथ आया था पैराडाइज लॉस्ट नाम से 1667 में, और फिर उसका सीक्वल आया पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में, अलॉन्ग विद द प्ले सैमसन एगोनिस्टिस। और जब पैराडाइज रीगेन्ड आया था उसी के साथ एक प्ले सैमसन एगोनिस्टिस आया था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। वर हिज हाईली थॉटफुल एंड एवरलास्टिंग क्रिएशंस। और ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, कॉमर्स, पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, ये सभी जो उनके वर्क थे वो बहुत ही थॉटफुल थे और उनकी कभी जो एवरलास्टिंग क्रिएशंस होती हैं, कभी ना खत्म होने वाली क्रिएशंस में से एक था। ऐसे थॉटफुल वर्क्स थे ये उनकी। ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। लिखने में वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाते थे। अगर उनके रिटन स्टाइल के बारे में बात करें तो उनका जो स्टाइल माना जाता है वो ग्रैंड स्टाइल माना जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्क एन इटालियन सोनेट। कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किस टाइप का सोनेट है? सोनेट कई टाइप के होते हैं, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट। ओके, द ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। होता क्या है, सोनेट 14 लाइंस की पोएम होती है तो इसकी शुरुआत की जो 8 लाइंस होती है वो ऑक्टेव कहलाती हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम दी होती है। यानी कि जो पोएट है वो उसमें एक प्रॉब्लम को राइज करता है उन 8 बिगिनिंग लाइंस में। वेयर एज द कंक्लूडिंग 6 लाइंस, जो बाद की 6 लाइंस होती हैं वो सस्टेट कहलाती हैं
और उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है ऑथर के द्वारा ही, यानी कि पोएट के द्वारा ही। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि 14 लाइंस का है, जिसकी 8 लाइंस शुरुआत की जो है ओपनिंग वो ऑक्टेव और कंक्लूडिंग 6 लाइंस सस्टेट कहलाती हैं। इसमें आपको एक तरीके से वोल्टा भी देखने को मिलेगा। वोल्टा 9th लाइन होती है सोनेट की, और उस 9th लाइन में क्या होता है, एकदम चेंज ऑफ थॉट रिप्रेजेंट होता है, यानी कि पोयम में एक चीज कंटिन्यूटी से चल रही है, एक प्रॉब्लम को दर्शाया जा रहा है 8th लाइन तक, और 9th लाइन में वोल्टा क्या करेगा, एक ड्रामेटिक चेंज लाएगा। सो वो 9th लाइन में सोनेट में हमें दिखाई देता है वोल्टा, जिसमें एक तरीके से एक ड्रामेटिक चेंज या ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाता है पोएट के थॉट और इमोशन में, क्योंकि 8 लाइन तक वो अपनी प्रॉब्लम, वो अपनी उदासी को बताते हैं कि जिस तरीके से वो ब्लाइंड हो जाते हैं बहुत कम एज में ही, 44 इयर्स की एज में, और उनका जो पोएट्री टैलेंट है वो यूजलेस पड़ा है उनके हिसाब से। तो इस चीज को लेकर के वो बहुत ही उदास है, और 9th लाइन में जो है वो एकदम चेंज ऑफ शिफ्ट हो जाता है, और वो उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि गॉड किस तरीके से जो उसके उसके द्वारा बनाए गए ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। सो ये चीजें हम आगे सोनेट में डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, सो ऑक्टेव, यहाँ आपको राइम स्कीम दे रखी है। ऑक्टेव यानी कि जो बिगिनिंग की 8 लाइन्स है उसमें राइम स्कीम ये फॉलो होती है, ए बी बी ए, और सेस्टेट में सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है, जिसे मैं बाद में आपको जब सोनेट को पढ़ा दूंगी तो लास्ट में मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम भी बता दूंगी। दिस सोनेट डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डिप्रीव्ड ऑफ हिज आईसाइट। सो यहाँ पर ये सोनेट जो है वो उनकी मेंटल कंडीशन को बताता है, उस मानसिक स्थिति को बताता है जब उनकी आईसाइट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो उस समय पर उनकी मानसिक स्थिति जो थी उसके बारे में दर्शाती है। सो सोनेट 19 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे हर पोएट के जो सोनेट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो हैं उन्होंने जो सोनेट लिखे थे तो उनके भी सीक्वेंस हैं कि कौन सा पहला सोनेट है, दूसरा सोनेट है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो मिल्टन का सीक्वेंस 19 का सोनेट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सो यहाँ पर जॉन मिल्टन ये बताते हैं कि जब मैंने कंसीडर किया, जब मैंने माना कि कैसे मेरी आईसाइट लॉस्ट हो गई। एयर हाफ माई डेज, एयर मीन्स होता है बिफोर, यानी कि अभी मेरी जिंदगी के आधे दिन भी नहीं गुजरे, आधे साल, सॉरी, जिंदगी के आधे साल भी नहीं गुजरे और मेरे साथ ये हो गया, यानी कि उनकी आईसाइट लॉस्ट हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो ऐसा हो जाने पर उनके लिए जो पूरा संसार है वो अंधकारमय हो गया, डार्क हो गया, एंड वाइड, ये विस्तृत संसार बिल्कुल अंधकारमय हो गया, क्योंकि जो उनकी दृष्टि है वो चली गई। कब चली गई? हाफ माई डेज, यानी कि उनकी जिंदगी के जो आधे बरस हैं वो पूरे होने से पहले। ठीक है, तो ये पूरा जो वर्ल्ड है वो उनके लिए अंधकारमय हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो एक टैलेंट है, यानी कि पोएट्री का टैलेंट, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, जो भगवान इस दुनिया में बहुत कम लोगों को देते हैं। सो वो पोएट्री का जो टैलेंट है विच इज डेथ टू हाइड, वो मानते हैं कि वो मृत्यु के साथ ही ये जो टैलेंट है पोएट्री का वो हाइड हो जाएगा, यानी कि जो भगवान ने मुझे ये पोएट्री का टैलेंट दिया है बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये जो टैलेंट है उनका वो उनकी मृत्यु के साथ ही हाइड हो जाएगा। लॉज्ड विद मी यूजलेस, अब क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं तो ये टैलेंट जो है वो लॉज्ड हो गया, यानी कि फिक्स हो गया, उनके साथ यूजलेस पड़ा है। ठीक है, इस समय पर उनकी दृष्टि चली गई है, और जब दृष्टि चली गई है तो वो ये मानते हैं कि जो पोएट्री का ये टैलेंट भगवान ने मुझे दिया था वो मेरे साथ यूजलेस पड़ा है। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी जो सोल है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो मेरी आत्मा है वो बेंट है, यानी कि वो तत्पर है। तत्पर किस लिए है? आगे पढ़ते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, अब ये मेकर कौन है? मेकर है गॉड, हमें बनाने वाला। ठीक है, सो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो ये कहना चाहते हैं कि अपने मेकर को सर्व करने के लिए, अपने गॉड को सर्व करने के लिए मेरी आत्मा जो है वो तत्पर है, यानी कि भगवान ने जो मुझे टैलेंट दिया है पोएट्री का, ठीक है, उससे मैं भगवान को सर्व करना चाहता हूँ, उससे मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। यानी कि भले ही मैं अभी भी, यद्यपि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा ज्यादा से ज्यादा जो
बनाने वाले की सेवा है वो उसमें लग जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं गॉड गॉड की सेवा करूँ। उन्होंने जो मुझे टैलेंट दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकूँ, ताकि एंड प्रेज़ेंट माय ट्रू अकाउंट। ट्रू अकाउंट होता है खाता। ठीक है? यानी कि वो ये चाहते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा और जब वो अपना बही खाता, अपना अकाउंट उपस्थित करेंगे भगवान के आगे, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड होता है यानी कि शाउट करना, कि वो कहीं जब मैं अपना खाता उनके सामने रखूंगा तो कहीं वो मुझे चाइल्ड ना करे, मुझे शाउट ना करे, इस बात के लिए कि मैंने जो है उनके द्वारा दिए गए टैलेंट का अच्छे से उपयोग नहीं किया और उस टैलेंट के साथ मैंने न्याय नहीं किया, कहीं वो इस बात के लिए मुझे डांटे ना। तो वो यही चाहते हैं कि मेरी आत्मा पूरी तरीके से तत्पर है कि गॉड के दिए हुए इस टैलेंट का मैं क्या करूं, अच्छे से यूज करूं, उन्हें सर्व करूं। लेकिन मैं ब्लाइंड हो चुका हूं, तो मुझे डर है कि जब मैं अपना ट्रू अकाउंट उनके सामने पेश करूंगा तो वो चाइड करेंगे, यानी कि मुझे शाउट करेंगे कि मैंने इस टैलेंट के साथ जो है वो न्याय नहीं किया है। क्योंकि अब ब्लाइंडनेस के कारण क्या हो रहा है, उस टैलेंट के बीच एक बाधा उत्पन्न हो रही है और उन्हें लगता है कि इसके कारण कहीं गॉड मुझे डांट ना लगाए। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। यहाँ पर ये जो डथ वर्ड आ रहा है ये एक आर्काइक वर्ड है और ये डज के लिए आ रहा है। ऐसे वर्ड्स पोएट्री में यूज किए जाते थे पहले पोएट के द्वारा, आर्काइक वर्ड्स बोलते हैं इन्हें। सो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। अब यहाँ पर वो गॉड से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो उस आत्मा से धुआंधार, एग्जैक्ट डे लेबर का मतलब है मेहनत, उस आत्मा से धुआंधार परिश्रम की उम्मीद करते हैं जिसकी दृष्टि उन्होंने छीन ली है। लाइट नाइट मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस ईश्वर ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली है, क्या वो मुझसे मेहनत की उम्मीद करते हैं कि भले ही मैं मेरी दृष्टि छिन गई है और मैं उन्हें अच्छे से सर्व करूं, मैं उस टैलेंट के साथ अच्छे से न्याय कर पाऊं, क्या गॉड मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं? वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ओके, कि दृष्टि तो उन्होंने ही छीनी है मेरी, तो वो कैसे मुझसे इतने परिश्रम की उम्मीद कर सकते हैं? आई फॉन्डली आस्क। सो ऐसा वो पूछते हैं। बट पेशेंस, पेशेंस क्या होता है? धैर्य। लेकिन जो धैर्य है वो जवाब देता है इस चीज का। सो यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ एक प्रश्न उठाया है ऑथर ने और आगे अब उसका जवाब देगा उनका धैर्य। उनकी जो अंतरात्मा है वो इस चीज का जवाब देगी कि गॉड क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने ह्यूमन बीइंग्स से। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, एक प्रश्न उठाया है कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ और ये दृष्टि मेरी भगवान ने ही छीनी है, तो वो कैसे मुझसे एक लेबर, एक परिश्रम की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क। सो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जो पेशेंस है वो ये जवाब देते हुए कहता है कि जो ईश्वर है उसे किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है और हिज ओन गिफ्ट्स या फिर किसी भेंट की जो हम उन्हें चढ़ाते हैं, इन सब चीजों की गॉड को आवश्यकता नहीं है। ये कौन रिप्लाई कर रहा है? ये उनकी जो अंतरात्मा है, या हम कह सकते हैं उनका पेशेंस, उनका धैर्य, वो जवाब दे रहा है इस बात का कि गॉड को किसी भी इंसान के काम की जरूरत नहीं है, किसी के भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। इवन दैट गिफ्ट्स गिवन टू हिम बाय अस, जो हम गिफ्ट्स देते हैं भगवान को, वो भी उनकी भी आवश्यकता नहीं है ईश्वर को, बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं जो ईश्वर हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो यही चाहता है कि जो इंसान है वो बियर करे, सहन करे उनके द्वारा दिया गया माइल्ड योग भी, यानी कि कोई भी परिस्थिति जो दी गई या कोई भी उनके साथ बुरी परिस्थिति है उसको भी बियर करने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। उसके लिए वो गॉड को ब्लेम ना करे। यानी कि ईश्वर ये चाहता है कि अगर इंसान के साथ चाहे अच्छी परिस्थिति है, सुख है, दुख है, उसे वो बियर करना चाहिए। वो सब चीजें क्यों? क्योंकि वो उसके कर्मा पे डिपेंड करती हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता।
तो ईश्वर ना तो एक्सपेक्ट करता है किसी भी इंसान से किसी गिफ्ट की या फिर किसी और चीज की या किसी कार्य की, वो तो ये चाहते हैं कि इंसान एक्सेप्ट करे वट एवर कम्स इन लाइफ, जो भी कुछ जीवन में आ रहा है, जीवन में सुख आए दुख आए उसे एक्सेप्ट करे। डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग। सो गॉड किसी के साथ क्यों नहीं क्यों बुरा करेंगे, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। ये तो सभी चीजें जो है इट्स ऑल अबाउट आवर ओन कर्मा, हमारे कर्मा पे डिपेंड होती है। तो जो ईश्वर के लिए माइल्ड योग यानी कि छोटे छोटे कष्ट को भी सहते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करती, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी असली में सेवा करते हैं। यानी कि जो लोग उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करते, उनके द्वारा दिए गए दुखों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, वो ही उनकी सबसे बेहतर सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहना है किसका? उनके पेशेंस का। हिज स्टेट इज किंगली। मिल्टन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भगवान की अवस्था है वो राजाओं के राजा हैं। किंगली मतलब उनकी जो दशा है वो राजा है एक तरीके से। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, देखा जाए तो लगभग हजारों देवदूत जो हैं वो उनकी आज्ञा, उनके दरबार में खड़े हैं हाथ जोड़े कि कब वो ऑर्डर दें और वो उनकी आज्ञा का पालन करें। तो उनकी अवस्था जो है वो बिल्कुल राजाओं के राजा की तरह है। हजारों देवदूत जो हैं वो उनके दरबार में खड़े हुए हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। एंड कोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, तो बिना रेस्ट के भी वे काम करने के लिए तैयार है। लैंड ओशियन कहीं पर भी, सो वो देवदूत कुछ भी कर लेंगे उनके लिए, उनकी आज्ञा के लिए खड़े हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन मिल्टन ये कहते हैं कि ईश्वर की नजर में वो भी सच्ची सेवा कर रहे हैं जो स्टैंड एंड वेट, केवल उन अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा, कब ईश्वर ऑर्डर देंगे और मैं उसके अनुसार वर्क करूंगा। सो ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो इंसान भी उनकी बेस्ट सर्विस कर रहा है जो उनके अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब भगवान मुझे कोई आदेश दे और मैं उसके अनुसार वर्क। क्योंकि ईश्वर को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है, किसी के गिफ्ट्स की आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल इतना चाहता है इंसान से कि उसकी जिंदगी में जो भी सुख आ रहा है दुख आ रहा है उसे जो ह्यूमन है वो एक्सेप्ट करे और ईश्वर को ब्लेम ना करे, उसके लिए विद्रोह ना करे उससे कि उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं करता है। सो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो ये सोनेट है, इस सोनेट में एक क्वेश्चन खुद राइज किया है जॉन मिल्टन ने, और फिर जब वोल्टा आता है यानी कि जो 9th लाइन आती है, 9th लाइन से थॉट ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि जो पोएट का माइंड है वो एक शिफ्ट दिखाता है, उसके जो इमोशंस हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं, जहां पर पेशेंस क्या करता है, रिप्लाई करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम पोएम को देखें सो ये शुरुआत की 4 लाइन्स हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट वाइड हाइड और लास्ट में बेंट वर्ड है। सो यहाँ पर आप राइम स्कीम देखिए, यहाँ ए हो गया, इसकी राइमिंग इससे मैच करती है, और वाइड और हाइड ये राइमिंग मैच हो रही है। सो हमारी शुरुआत की जो 4 लाइन्स हैं इनकी राइम स्कीम होगी ए बी बी ए। ओके, प्रेजेंट चाइल्ड डिनाइड प्रिवेंट, सो प्रेजेंट प्रिवेंट ये यहाँ पर राइमिंग मैच हो रही है, चाइल्ड और डिनाइड। सो ये शुरुआत की 8 लाइंस की हमारी राइम स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए बी बी ए। यहाँ पर हमारा ऑक्टेव जो है वो कंप्लीट होता है। ये शुरुआत की आपकी 8 लाइंस है जिसमें एक क्वेश्चन रेज करता है जॉन मिल्टन। ओके, और फिर बाद में उस चीज को रिजोल्यूशन भी देता है, उसका सॉल्यूशन भी देता है। और ये जो 9th लाइन है ये है वोल्टा, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यानी कि जहां पर उनका पेशेंस जवाब देता है कि गॉड किसी का भी वर्क, किसी भी इंसान से कोई वर्क एक्सपेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर ये वोल्टा है जहां पर एक ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाता है उनके थॉट्स में, जॉन मिल्टन के थॉट में। ओके, सो ये 9th लाइन आपकी वोल्टा है, और उसके बाद की भी हम राइम स्कीम देख लेते हैं। नीड बेस्ट स्टेट स्पीड रेस्ट वेट। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीड, इसका कोई राइम मैच नहीं हो रहा है बेस्ट से, तो यहाँ डी है। स्टेट ये अलग है, ये ई, सी डी ई। नीड स्पीड, सो नीड और स्पीड की मैच है तो यहाँ पर सी। बेस्ट मैच हो रहा है रेस्ट से, सी डी। एंड स्टेट वेट,
ये सिस्टेट है हमारा, और सिस्टेट में हमारी ये राइम स्कीम फॉलो हो रही है, CDE ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसकी राइम स्कीम जो है, जो बिगिनिंग 8 लाइन्स हैं उसमें ABBA राइम स्कीम रहेगा, और उसके बाद की जो लाइन्स हैं, जो कंक्लूडिंग 6 लाइन्स हैं, उसमें CDE। सो इस तरीके से हम लास्ट के वर्ड्स की राइमिंग मैच करते हुए राइम स्कीम निकालते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी लेकर के आएंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ओके, सो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा सोनेट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस पूछ ली जाती हैं और बहुत से क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है कई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए। जॉन मिल्टन का एक इंपॉर्टेंट सोनेट है, और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये टाइटल दिया गया है जॉन मिल्टन की तरफ से, लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल जो गिवन है वो थॉमस न्यूटन की तरफ से दिया गया है, जो कि एक अनदर स्कॉलर और ऑथर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।